हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे इकोसिस्टम के। तो आज हम उनका रिस्पॉन्सेस देखते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं या अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो बायोटिक फैक्टर हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर अबायोटिक फैक्टर नहीं मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो क्या नहीं कर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट हुई है, लाइफ किस वजह से एग्जिस्ट हुई अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लाइफ के लिए क्या रहा, सुटेबल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पुट अप होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी इन हार्श कंडीशंस के लिए या जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनमें क्यों अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि क्यों ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं उनके अंदर अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि ये जो हार्श कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म को क्यों अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है हम ऑर्गेनिज्म को लेकर ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस पे ही क्या करता है, बेस्ड होता है, इन पर ही सरवाइव करता है। अगर वो अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दोनों को अपने आप को कंट्रोल या मेंटेन नहीं कर सकता तो वो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो पहले से टाइम चलता हुआ आ रहा है, मिलियन ऑफ ईयर्स से जो स्पीशीज यहाँ पर अर्थ पर मेंटेन हैं, डेवलप हैं, तो वो इन कंडीशंस पे अपने लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट लेवल पर लेकर आ रही है, या कांस्टेंट लेवल अगर नहीं है उसका तो वो क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फेवर में अपने आप को एडेप्ट करती है। अगर वो एडेप्ट नहीं कर सकती या उनके अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं करेगी। हमने बोला कि अबायोटिक फैक्टर्स, अनफेवरेबल कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर वो कर पाता है तो वो वहां पे सरवाइव कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा अपने आप को मैनेज तो वो क्या नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन इसीलिए क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज्म को एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। अगर वो बैलेंसिंग वो इस तरीके से एनवायरनमेंट कंडीशंस अनफेवरेबल नहीं होंगी तो एक बैलेंस कंडीशन मेंटेन रहेगी, जिससे कि लाइफ एक स्मूथली चलती रहेगी। तो एक कंपटीशन लाने के लिए अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपने आप के अंदर एक एनर्जी लाने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस को अनफेवरेबल या फेवरेबल में, दोनों में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permit all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency, of thus enhance the overall fitness of the species. तो मिलियन ईयर्स ऑफ पहले से ही क्या हो रहा है, जो लाइफ एग्जिस्ट है तो उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं वो एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को लेकर क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। उनका जो है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है, जिसके बेसिस पे वो अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, उस एनवायरनमेंट में फिट रख सके। ठीक है, अगर ये चीज नहीं कर पाता तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इंटरनल कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है, एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करता है। उस कंडीशंस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, एक होता है ऑस्मोरेगुलेशन, एक होता है होम्योस्टेसिस। और ऑस्मोरेगुलेशन में होता है कि अपनी कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट। उसी तरीके से होम्योस्टेसिस है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन को, कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है तो वो क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस कंडीशन।
जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस के फेवर में अपने आप को एक मेंटेन करने की या कांस्टेंट करने की कोशिश करता है। तो अब जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल मीन्स के बेसिस पे हम अपने आप को एक एनवायरनमेंट में मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारी जैसे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एक आउटर एनवायरनमेंट में अगर हम बोल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन होती कांस्टेंट होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर इस ऑप्टिमम कंडीशन से कम या ज्यादा हो जाता है तो उसमें उनकी कांस्टेंट लेवल बिगड़ जाता है, जिसमें कि वो अपने आप को फिर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और सरवाइव करते हैं। जिस तरह से हमने बोला 25 डिग्री या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो समर कंडीशंस आ गई, गर्मियां हो गई, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया। या हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के थ्रू हम अपना कूलिंग इफेक्ट, वो हमको कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हीटर यूज कर लेते हैं। ये तो एक फिजियोलॉजिकल मीन्स हो गया, है ना। लेकिन अगर हम इंटरनल बॉडी के लिए देखेंगे तो हम लोग शिवरिंग करते हैं, है ना, कपकपाते हैं, ये रबिंग करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपने अंदर चेंजेस लाकर एक फिजियोलॉजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है। तो यहाँ पे हम अभी 3 कंडीशंस देखते हैं, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं इसमें रेगुलेट। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में किस तरीके से आपस में इंटरलेट होते हैं। अगर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करके या अपने आप को होम्योस्टेसिस कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए वो अपने अंदर कैसे चेंजेस लेकर आते हैं। तो हम इसमें 3 कैटेगरी देखते हैं। एक तो होते हैं रेगुलेटर्स, एक होते हैं कन्फर्मर्स। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कि एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच में मैंने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है उसका, और वो किस तरीके से आपस में दोनों को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसमें हम 3 कैटेगरी लेते हैं। एक तो होते हैं रेगुलेटर्स, एक होते हैं कन्फर्मर्स और एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स के अंदर सस्पेंडेड आ जाता है और माइग्रेशन आ जाता है, इसमें माइग्रेशन शो करते हैं। तो रेगुलेटर्स जो हो गए, ये देखिए आप इस ग्राफ में एक कांस्टेंट लेवल जो रेड लाइन शो करी है मैंने, ये वाली, वो क्या शो हो रही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल को बिल्कुल वो कांस्टेंटली मेंटेन करे हुए हैं। इसके अंदर अगर एक्सटर्नल में कोई चेंज आ रहा है तो इंटरनली वो अपने अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं ला रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या आ जाता है, मेंटेन। तो रेगुलेटर्स में जो आते हैं वो मेनली कौन होते हैं, मैमल्स। ठीक है। तो रेगुलेटर्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस कंडीशन को किसके थ्रू मेंटेन करते हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल्स मीन्स के थ्रू। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना एक्सटर्नली, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, तो वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल्स प्रोसेस के थ्रू अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो इसमें कुछ सारी बर्ड्स, मैमल्स और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज होती हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं किसके थ्रू, ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन के थ्रू। ठीक है। इन 2 प्रोसेस के थ्रू जितनी भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो होम्योस्टेसिस को कंडीशन को ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं उनका सक्सेस जो है, लार्जली जो सक्सेस है उनकी, वो किसकी वजह से है, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी वजह से वो एक अंटार्कटिका जोन में या एक सहारा डेजर्ट एरिया में भी सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए इजीली क्या कर देते हैं, अडेप्ट कर देते हैं। तो एक हम एक एग्जांपल लेते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो इस तरह की कोई भी मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं,
वो कोई भी मतलब होम्योस्टेसिस की कंडीशन उनके अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो लेते हैं, तो इसमें क्या आ गया, एक तो हम ये लिख देते हैं कि इसमें प्लांट्स डू नॉट शो, प्लांट्स डू नॉट शो दीज टाइप ऑफ मैकेनिज्म। टू मेंटेन टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन हो गया टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया सॉल्ट कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना, है ना। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ये मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर भी वही चीज अप्लाई होती है जो जितने भी मैमल्स में होती है। तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं या मैमल्स की ले रहे हैं हम, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कितना है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन हमारी टेम्परेचर की रेंज क्या है 37 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आउटर एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी कि समर कंडीशंस में, हम लोग क्या है, मैमल और ह्यूमन क्या है, वार्म ब्लडेड है, यानी कि उनका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर उनका टेम्परेचर 37 है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर की तरफ टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा, तो समर कंडीशंस आ गई हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को हम गर्मी से कैसे बचाते हैं। तो हमारा फिजियोलॉजिकल, हमने जो आर्टिफिशियल मीन्स बोले थे पहले, बोला था कि एसी यूज कर लिया, फैन यूज कर लिया, कूलर यूज कर लिया। तो हर आदमी, हर इंसान एसी तो एफर्ट नहीं कर सकता, है ना, तो एसी तो यूज नहीं करते हर एक। तो अपनी बॉडी भी, हमारी बॉडी, या पहले के टाइम पर क्या होता था, एसी नहीं होते थे, फैन नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, तब बॉडी कैसे मेंटेन करती थी। तो उस टाइम से ये मैकेनिज्म चलती आ रही है, फिजियोलॉजिकल मीन्स चलता आ रहा है कि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती हैं और वो स्वेटिंग करती हैं, और उस स्वेटिंग से सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी मेंटेन होती है और हमारा टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट लेवल पे रहता है। कि जो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन इफेक्ट से हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है और हम लोग को क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो समर कंडीशंस में हम लोग किसके थ्रू कर देते हैं, स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसके थ्रू आ गया, स्वेट। ठीक है, अब अगर कंडीशन आती है कि अगर टेम्परेचर क्या हो गया कम, यानी कि आउटर टेम्परेचर इज लो, यानी कि विंटर कंडीशन आ गई। अब विंटर कंडीशन में क्या जरूरत है हमको, अपने हीट को प्रिजर्व करने की, हीट को सेव करने की। तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो जाता है हमारे अंदर, शिवरिंग। और क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज, जिसके थ्रू हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट के प्रोड्यूस होने से हमको क्या आती है, हीट मिलती है। तो हीट मिलने पे हमको ठंड कम लगती है। तो ये हुआ हमारा बॉडी के अंदर कि किस तरीके से हम फिजियोलॉजिकल मेथड के थ्रू अपने अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो स्वेटिंग के थ्रू हम लोग के अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है, और अगर विंटर कंडीशंस होती है तो शिवरिंग या एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स जो है, हम लोग बोलते हैं कि जितने भी मेजॉरिटी, लगभग 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, ये क्या नहीं कर सकते, कांट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। इनका क्या होता है, इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। तो जो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है वो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, यानी कि मैमल्स जो हैं, उनका इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन 99% एनिमल्स और नियरली ऑल प्लांट्स कांट मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर।
तो उनकी जो बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के थ्रू डिटरमाइन होता है, मतलब कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के बेसिस पे उनके अंदर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अब आती है बात कन्फर्मर्स क्या होते हैं। जो भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बॉडी फ्लूइड को चेंज करता है एक एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो उन एनिमल्स और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स अपनी एक बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या वाटर के फेवर में अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और होम्योस्टेसिस कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। यानी कि क्या कर रहा है, ये जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ये क्या हुए, कन्फर्मर्स। ये अपने अंदर क्या लाते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। चेंजेस से मतलब अपने आप को रेगुलेट, अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशंस के फेवर में अपने को एडेप्ट करते रहते हैं, ताकि वो वहां पे मेंटेन करते रहते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए, एनर्जेटिकली वो एक्सपेंसिव होता है। हर ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, कांस्टेंट लेवल पर नहीं ला सकता। तो इसके लिए एक जो है कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं लॉस और गेन ऑफ हीट। ठीक है, हीट का लॉस होना या गेन करना हीट का, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें जितने भी ये लगभग जो थर्मो रेगुलेशन वाली जो बात बोली हमने, ये जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड है, श्यूज हैं, तो उनके लिए ये अप्लाई होती है, क्योंकि स्मॉल एनिमल्स जितने भी हैं, हमिंग बर्ड या श्यूज हैं, वो थर्मो रेगुलेशन के थ्रू अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके लिए एनर्जेटिकली क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड। ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो थर्मो रेगुलेशन के थ्रू अपने लिए टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो क्या यूज करेंगे, लॉस गेनिंग ऑफ हीट वाला मेथड। तो ये क्या होता है ये जो है ये किस बेसिस पे चलता है, सरफेस एरिया के बेसिस पे। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल जो होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा, और वॉल्यूम क्या होता है, कम। ठीक है, तो लॉस और गेन ऑफ हीट, ये जो फंक्शन है ये किसके लिए है, सरफेस एरिया के लिए, इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अब जो स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैविंग लार्जर सरफेस एरिया, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम्स में, सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम इज लोअर। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया तो ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो वॉल्यूम के कम होने से ये अपनी बॉडी की जो हीट होती है लो टेम्परेचर पे बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट इन लो टेम्परेचर। जब कोल्ड है आउटसाइड, विंटर कंडीशंस हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, तो उस टाइम पे जो ये स्मॉल एनिमल्स हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी को हीट को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से वो वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। यही रीजन होता है कि जितने भी पोलर रीजन्स हैं या जहां पर टेम्परेचर कम होता है, वहां पे स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलते। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पुट अप होता है, हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपको कभी भी पोलर रीजन्स में नहीं मिलेगी। तो पोलर रीजन्स में क्यों नहीं मिलती है,
क्योंकि उनका लार्जर सरफेस एरिया होता है, स्मॉल वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पोलर रीजन्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे वो अपनी बॉडी हीट को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। और जब उनको हीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ठंड ज़्यादा लगेगी, और ठंड ज़्यादा लगने पर उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम, और वॉल्यूम होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो लो टेम्परेचर पे अपनी बॉडी की हीट को जल्दी से लूज नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये रीज़न होता है किसमें, कि किसी भी कोल्डर रीजन में या पोलर रीजन्स में क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है कि वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स। तो ये इसका रीजन हो गया, किसका, वाई स्मॉल एनिमल्स, वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन हमिंग बर्ड के लिए भी लेके आ सकता है और स्मॉल एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका यही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं तो हर कोई जो होता है वो थर्मो रेगुलेशन के थ्रू नहीं कर पाता या फिजिकल मीन्स नहीं ले पाता है। तो इसमें से जो 99% और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने लिए कन्फर्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो अपने एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए के लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर जो है डिफरेंट मीन्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कन्फर्मर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें लॉस और गेन ऑफ हीट वाले फंक्शन के बेसिस पे जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन्स में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका लार्जर सरफेस एरिया होता है, लोअर वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज हो जाती है उस एरिया में, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब हम, ये तो हो गया इनका इनकी बॉडी का ये फिक्स्ड हो गया, मतलब कि ये एक परमानेंट चेंजेस है उनके अंदर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेम्पररी चेंजेस करके अपने आप को क्या करते हैं, उस कंडीशंस में मेंटेन करते हैं, तो वो हमारे आ जाते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, कि जब तक उसके लिए सुटेबल कंडीशंस हैं तब तक वो कन्फर्मर्स के कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब अपने अंदर उनके अंदर क्या हुआ, कुछ अनसुटेबल कंडीशंस आई, तो वो क्या कर जाते हैं, एक जगह से जहां उनका सुटेबल कंडीशंस होती हैं वो वहां चले जाते हैं, ये अपने अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस लाते हैं जो कुछ टाइम के लिए होती हैं और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसलिए उनको हम पार्शियल रेगुलेटर्स में रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इसमें माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो होता है एक टेम्परेरी मूवमेंट होती है, जब ऑर्गेनिज्म अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन से एक अनस्ट्रेसफुल कंडीशंस की तरफ मूव कर जाते हैं टेम्परेली, तो उनको हम बोलते हैं माइग्रेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है माइग्रेशन, और जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं वो कहलाते हैं माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म। तो ये टेम्परेरी चेंज होता है, जब तक वो अपने एनवायरनमेंट में, अपनी रीजन्स में, अपने हैबिटेट पे उनके सुटेबल कंडीशंस नहीं आती हैं, तब तक वो दूसरे रीजन में, दूसरे हैबिटेट पे चले जाते हैं जहां उनके लिए सुटेबल कंडीशंस है, और जैसे ही सुटेबल कंडीशंस उनके अपने हैबिटेट में आते हैं तो वहां से मूव करके अपने एरिया में आ जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं माइग्रेशन। जैसे कि सपोज करिए हमारे एरिया में बहुत गर्मी हो रही है, तो हम लोग किधर जाते हैं घूमने के लिए, शिमला चले गए, नैनीताल चले गए, मसूरी चले गए, तो एक कोल्ड रीजन्स की तरफ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम परमानेंटली वहां पर रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करेंगे और अब वापस हम कहाँ जाते हैं, अपने रीजन्स में, अपने घर में आ जाते हैं। तो उसी तरीके से माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो होती हैं बर्ड्स। मोस्टली विंटर बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेशन शो करती हैं, जब किसी एरिया में, किसी हैबिटेट में अगर लो टेम्परेचर है और वो वहाँ पे उनके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो वहाँ से मूव करके किसी भी प्लेन एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, उनके लिए सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन है, तो वो वहाँ पर मूव कर जाती हैं, और वो तब तक वहाँ पर रहती हैं जब तक के लिए उनके लिए वहाँ सुटेबल कंडीशंस है, और जैसे ही उनके रीजन में अपना नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है तो वहाँ से मूव करके उधर चली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा हम एक एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं कॉमनली, विंटर फेमस है क्योलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर में, राजस्थान में है भरतपुर। तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स
बर्ड्स आती हैं कहाँ सर, कहाँ से, साइबेरिया रीजन और नॉर्थर्न रीजन जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहां से बर्ड्स इस नेशनल पार्क में आती हैं अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। तो वो होता है माइग्रेशन। ये टेम्परेरी चेंज है, इसीलिए हम इसको पार्शियली रेगुलेटर्स में रखते हैं कि उनका कन्फर्मर है लेकिन बाद में अपने आप को रेगुलेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये हुआ टेम्परेरी मतलब माइग्रेशन। फिर आता है सस्पेंडेड। माइग्रेशन में तो क्या कर गया, वो मूव कर गया लेकिन अपनी मेटाबॉलिक रेट को वो स्लो डाउन नहीं कर रहा है। लेकिन सस्पेंड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक रेट को ही स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी हीट क्या रह सके, प्रिजर्व रह सके, है ना। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स होते हैं जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में अपनी मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से वो उस पे उनकी मेटाबॉलिक रेट जब हाई नहीं होगी तो उनकी एनर्जी प्रिजर्व रहेगी, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर स्पोर्स के चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म कर देते हैं। जब कोई प्लांट जर्मिनेट होता है तो उससे पहले उसका सीड जर्मिनेट करने के लिए उसके ऊपर सीड कोट होता है, और वो सीड कोट तब तक रहेगा, या स्पोर्स के ऊपर जो थिक वॉल है वो तब तक रहेगी जब तक उसको सुटेबल कंडीशंस नहीं मिलती है। जब उसको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी तब वो आगे जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो वही चीज हमने यहाँ बोली है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस तक उसके ऊपर थिक वॉल रहती है, जिससे कि वो उन स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड कर देता है। और उसके बाद जब सुटेबल कंडीशंस आएंगी तो वो थिक वॉल हटती है और स्पोर जर्मिनेट करता है। तो मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन करने का पर्पस यही होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाना। तो इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक होता है बाकी इसमें माइग्रेशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो इसके लिए बियर्स जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होता है, एक एस्टाइवेशन होता है, ठीक है। हाइबरनेशन जो होता है ये कहलाता है आपका विंटर स्लीपिंग, और ये कहलाता है समर स्लीपिंग, ठीक है। तो विंटर स्लीपिंग जैसे इसमें बियर्स, ठीक है। अगर बियर्स समर विंटर सीजन में अपने आप के लिए उनके लिए वो सुटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो वो उस टाइम पे अपनी मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं अपने जोन में, अपने जो उनका घर है, जो हैबिटेट है, वहीं पर वो सरवाइव करते रहते हैं और अपनी मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं उस टाइम पर। तो उनके अंदर अपनी बॉडी के अंदर वो इतना फूड या मतलब स्टोर कर लेते हैं कि उनको अपने फूड के लिए भी बाहर आना नहीं पड़ता। तो वो कहलाता है विंटर स्लीपिंग यानी कि हाइबरनेशन। तो बियर्स शो करते हैं। उसी तरीके से समर स्लीपिंग यानी कि स्टाइवेशन होता है। तो इसमें जो है फिश और स्नेल्स शो करती हैं, ये स्नेल्स एंड फिश ये होती हैं समर स्लीपिंग, समर में स्टाइवेट कर जाती हैं। देखिए इसमें विंटर स्लीपिंग में लिजर्ड्स भी आ जाती हैं, वो भी लिजर्ड्स भी हम देखेंगे कभी भी विंटर सीजन में हमको नहीं दिखाई देती हैं, समर में दिखाई देती हैं। तो समर स्लीपिंग में कि जब उनके लिए हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन उनके लिए सुटेबल नहीं है, तो उस टाइम पे उसको क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो समर में अपने आप को डीएक्टिवेट कर देते हैं, अपनी मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं समर स्लीपिंग यानी कि स्टाइवेशन। और एक कंडीशन होती है डायपॉज। डायपॉज तीनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जैसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ओलैडो का कहाँ से कौन से नेशनल पार्क में आ रही है, किस रीजन से बर्ड्स आ रही हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और डायपॉज में क्या हो जाता है कि जिसमें सस्पेंडेड डेवलपमेंट रुक जाता है, मतलब कि डेवलपमेंट क्या हो गया, वहां पर सस्पेंड हो गया, रुक गया। तो इसमें जो है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में इसमें जू प्लैंक्टॉन्स आ जाते हैं। तो इसमें और इसमें फर्क क्या हो गया, इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है, सस्पेंड हो गया, इनहिबिट हो गया।
इसमें डेवलपमेंट नहीं रुक रहा है लेकिन स्लो हो गया है, इसमें डेवलपमेंट रुक गया, डायपॉज कंडीशन पॉज हो गए, रुक गया, है ना, डेवलपमेंट रुक चुका है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेटाबॉलिक रेट नहीं चल रही है, लेकिन इसमें क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है। तो ये दोनों में इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशंस स्पैंड में आती है जो अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं और अवॉइड करके उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये था रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।